हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। और आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे CGL 2021-22 परीक्षा में पूछे गए इंपॉर्टेंट जीके क्वेश्चंस के बारे में, जो कि रिलेटेड हैं जीके के हर एक सेगमेंट से और आगामी एग्जाम SSC CHSL एग्जाम और MTS एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, क्योंकि ये सभी लेटेस्ट पैटर्न पर बेस्ड क्वेश्चन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को और देखते हैं आज का सबसे पहला क्वेश्चन, जो कि है ऋग्वेद में विश्वामित्र और देवी के रूप में पूजी जाने वाली दो नदियों के बीच संवाद के रूप में एक भजन है, ये कौन सी नदियां हैं। तो आपसे बेसिकली यहाँ पर ये पूछा जा रहा है कि ऐसी कौन सी दो नदियां हैं जिनका वर्णन हमको ऋग्वेद के अंदर देखने को मिलता है, जब विश्वामित्र और देवी के रूप में पूजी जाने वाली इन नदियों के बीच एक संवाद का भजन दिया गया है ऋग्वेद के अंदर, जो हमारे 4 वेद हैं, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद। तो ये 4 हमारे वेद हैं और इनमें ऋग्वेद, जो कि सबसे प्राचीन वेद माना जाता है, इसमें किन दो नदियों का वर्णन किया गया है विश्वामित्र के, और इन नदियों के बीच में एक संवाद को प्रदर्शित किया गया है एक भजन के माध्यम से। तो वो कौन सी दो नदियां हैं? तो ये हैं नदियां हमारी व्यास और सतलज। तो जो हमारी आज की व्यास और सतलज नदियां हैं, इन्हीं का वर्णन हमको देखने को मिलता है ऋग्वेद में। और बात करें अगर हम सतलज और व्यास की, तो जो सतलज रिवर है ये निकलती है तिब्बत से, और जो हमारी व्यास रिवर है ये आपकी निकलती है रोहतांग दर्रे के पास से ये नदी निकलती है, और रोहतांग से एक और नदी निकलती है जो कि हमारी रावी रिवर। तो व्यास और सतलज, जो व्यास नदी है वो सतलज की एक सहायक नदी है, क्योंकि आगे आकर जो व्यास है वो सतलज में ही मिल जाती है। कहाँ पर? हरिके बैराज में। और यहीं से सबसे बड़ी नहर जो हमारी इंदिरा गांधी कैनाल है, उसको यहाँ से निकाला जाता है जब व्यास रिवर सतलज में मिल जाती है। तो ये किस स्थान पर मिलती है? हरिके बैराज में मिलती है। तो आपको याद रखना है व्यास और सतलज ये हमारी नदियाँ हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन पहले डॉक्टर शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार विजेता थे? तो यहाँ पर आपको बताना है जो शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार है, सबसे पहले तो ये पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ये देखिए विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार है शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार। और विज्ञान के क्षेत्र में ये किसको दिया गया है? तो यहाँ पर सही आंसर होगा KS कृष्णन। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो फेमस वैज्ञानिक CV रमन का नाम दिया हुआ है, तो आप यहाँ ये कंफ्यूज ना हो। यहाँ पर ये जो शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार है, ये सर्वप्रथम सबसे पहले दिया गया था KS कृष्णन को। और बात करें अगर हम CV रमन को, तो इनको भौतिकी का नोबेल दिया जा चुका है। उसके अलावा जो S चंद्रशेखर हैं, इनको भी नोबेल प्राइज से सम्मानित किया जा चुका है। अगला क्वेश्चन है, बल के परास का घातांक 10 की घात -16 होता है। यानी आपसे पूछा गया है किस बल के परास का घातांक 10 टू द पावर -16 होता है। तो यहाँ पर बात की जा रही है गुरुत्वीय, विद्युत चुंबकीय, प्रबल नाभिकीय या दुर्बल नाभिकीय। तो देखिए माइनस पे यहाँ पर मान दिया हुआ है, तो इसीलिए यहाँ पर सही आंसर होगा दुर्बल नाभिकीय। तो जो दुर्बल नाभिकीय बल है, इसके परास का घातांक 10 टू द पावर -16 होता है। और आपको इसको याद रखना अच्छी तरीके से। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, मिट्टी की अम्लीय प्रकृति की उच्च सांद्रता द्वारा दर्शाई जाती है। यानी जो मिट्टी की एसिडिक नेचर है मिट्टी का, यानी अम्लीय प्रकृति है, उसको किसकी उच्च सांद्रता द्वारा दर्शाया जाता है? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फास्फोरस या हाइड्रोजन। तो देखिए यहाँ पर बात करें, अगर हम केमिस्ट्री के अंदर पढ़ते हैं pH स्केल के बारे में, तो यहाँ पर pH किस प्रकार से मापा जाता है? तो 1 से और 14 नंबर तक ये हमारा एक पैमाना होता है, ये एक स्केल होती है, और बीच में आता है 7, और जिसका pH मान 7 होता है वो होता है हमारा उदासीन। और 1 से 7 तक के जो भी यानी चीज़ होते हैं वो सभी क्या होते हैं? अम्ल होते हैं। और अम्ल को हम व्यक्त करते हैं H+ से, और उसके अलावा हम क्षार को व्यक्त करते हैं OH- से। तो 7 के बाद जो भी 14 नंबर तक होंगे वो सभी क्षार कहलाएंगे, OH- कहलाएंगे। तो यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि जो अम्लीय प्रकृति है मिट्टी की, उसकी किसकी उच्च सांद्रता द्वारा दर्शाई जाती है? तो यहाँ पर देखिए हम अम्लीय प्रकृति को H+ से दर्शाते हैं, और इसीलिए यहाँ पर सही आंसर होगा हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन की उच्च सांद्रता द्वारा हम मिट्टी की अम्लीय प्रकृति को दर्शाते हैं। उसके साथ ही साथ जो अदर हमारे अम्लीय पदार्थ हैं, उनको भी हम pH स्केल के माध्यम से उनके भी जो यानी उनका pH है, कैसी उनकी प्रकृति है, अम्लीय है, क्षारीय है, वो सभी हम मापते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान कौन सी घटना सबसे पहले हुई थी? तो देखिए यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 4 घटनाएं दी गई हैं, और आपको बताना है कौन सी घटना सबसे पहले हुई थी। तो ये बताने के लिए आपको पता होना चाहिए चारों घटनाओं के बारे में, ये किस किस ईयर में हुई थी, तभी आप इस ऑप्शन को यानी इस क्वेश्चन को अच्छी तरीके से टैकल कर पाएंगे, नहीं तो ये बहुत ही ज़्यादा टफ क्वेश्चन आपके लिए होने वाला है। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले अगर हम बात करें दांडी यात्रा की,
तो दांडी यात्रा यहाँ पर गांधी जी के द्वारा की गई थी 1930 में। उसके अलावा जो खेड़ा सत्याग्रह है वो आपका किया गया था 1918 में, क्योंकि 1915 में 9 जनवरी 1915 को गांधी जी भारत वापस आए थे और फिर उन्होंने ये एक कई सारे सत्याग्रह किए। तो उन्हीं में एक खेड़ा सत्याग्रह जो कि 1918 में किया गया था महात्मा गांधी के द्वारा। और बात करें अगर हम बंगाल विभाजन की, तो ये हुआ था 1905 में, और बंगाल विभाजन के समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड कर्जन था। और साइमन कमीशन का जो आगमन है ये हुआ था 1928 में। तो देखिए सभी के सन हमने आपने बता दिए हैं, तो यहाँ पर सही आंसर होगा बंगाल का विभाजन। तो इन चारों घटनाओं में सबसे पहले हुई थी घटना 1905 में, बंगाल का विभाजन किया गया। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस स्थान पर दिन और रात के तापमान में अंतर सबसे अधिक होने की संभावना है? तो देखिए दिन के और रात के तापमान में सबसे ज़्यादा जो अंतर हमको देखने को मिलता है वो डिजर्ट वाले पार्ट में देखने को मिलता है, इसीलिए यहाँ पर सही आंसर होगा थार रेगिस्तान। उसके अलावा बात करें अगर हम जो भी हमारे माउंट एवरेस्ट है, यानी यहाँ पर जो आपको ठंडक ज़्यादा देखने को मिलेगी, सर्दी ज़्यादा देखने को मिलेगी, और दिन और रात में थोड़ा बहुत ही यहाँ पर फ़र्क आपको देखने को मिलेगा। जो हमारे ठंडे प्रदेश हैं उनके अंदर, बाकी चिल्का लेक का कोई सेंस बनता नहीं है। उसके अलावा अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो कि एक द्वीप है, तो यहाँ पर भी रात में और दिन में टेम्परेचर में उतना ज़्यादा अंतर नहीं होता। लेकिन जो भी डिजर्ट वाला पार्ट होता है, रेगिस्तान वाला पार्ट होता है, वहाँ पर दिन में तो टेम्परेचर काफ़ी आपको हाई मिलेगा और रात में टेम्परेचर काफ़ी लो हो जाता है। इसलिए रात के और दिन के तापमान में हमको काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस देखने को मिलता है डिजर्ट वाले भाग में और रेगिस्तान वाले भाग में। तो ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, मेडागास्कर किस महासागर में स्थित है? तो देखिए मेडागास्कर जो कि एक देश है और आपको बताना है किस महासागर में स्थित है। तो प्रशांत, आर्कटिक, अटलांटिक या भारतीय। तो आप सोचेंगे कि हमने तो 5 महासागर पढ़े हैं बड़े बड़े, लेकिन कहीं पर हमने भारतीय महासागर नहीं पढ़ा। तो देखिए ये उसी को हिंदी में एज इट इज़ ऑप्शन दिया गया था पेपर में, तो आप इससे कंफ्यूज ना हो। ये है हमारा इंडियन ओशियन और इसीलिए इसको भारतीय महासागर लिख दिया गया। वैसे हम इसे बोलते हैं हिंद महासागर, तब आप इसे अच्छी तरीके से समझ पाएंगे। प्रशांत, अटलांटिक, हिंद, आर्कटिक, ये हमारे 5 बड़े महासागर हैं। तो उसके अलावा बात करें अगर हम इंडियन ओशियन की, हिंद महासागर की, तो इसको यहाँ पर भारतीय भी। तो ये जो हमारा मेडागास्कर कंट्री है ये इंडियन ओशियन में स्थित है, हिंद महासागर में स्थित है, इसीलिए यहाँ पर सही आंसर होगा भारतीय महासागर। तो ये उसी के नाम हैं अलग अलग, और इमेज के माध्यम से भी आप देख सकते हैं। वैसे तो ये कंट्री अफ्रीका महाद्वीप के निकट स्थित है, पर ये वाला हमारा हो जाता है अटलांटिक ओशियन। ये पूरा जो आप रीजन देखते हैं ये पूरा अटलांटिक ओशियन है। उसके अलावा यहाँ वाला ये जो रीजन है ये पूरा आपका हिंद महासागर वाला रीजन है, और इसी में स्थित है ये छोटा सा कंट्री मेडागास्कर, जो कि अफ्रीकन कंट्रीज के काफ़ी निकट है। जो हमारे मोजाम्बिक है, जिम्बाब्वे है, जाम्बिया, बोत्सवाना, इन सभी के निकट है, यानी अफ्रीका महाद्वीप के निकट है। लेकिन यहाँ पर आपसे महासागर पूछा गया है, तो ये है हिंद महासागर वाला एरिया। तो ये हमारा इंडियन ओशियन में स्थित है, हिंद महासागर में स्थित देश है मेडागास्कर। अगला क्वेश्चन है, एक ऐसे वातावरण को संदर्भित करता है जिसमें ऑक्सीजन आसानी से उपलब्ध हो। तो एक ऐसा वातावरण हो जहाँ पर ऑक्सीजन बहुत ही आसानी से उपलब्ध हो, उस वातावरण को हम किस शब्द से यहाँ पर संदर्भित करते हैं? तो यहाँ पर सही आंसर होगा वायवीय। तो वायवीय जिसे हम एरोबिक भी कहते हैं, यानी जहाँ पर आसानी से जो ऑक्सीजन है वो उपलब्ध हो, उसे हम वायवीय कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, गुरु हेमकुंड साहिब की छत एक उल्टे के आकार में है, यानी किसके आकार में है? एक उल्टे किसके आकार में है? सूरजमुखी, गेंदे के फूल, कमल के फूल या गुलाब के फूल? तो सबसे पहले अगर हम बात करें हेमकुंड साहिब की, तो ये सिख धर्म का एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है हेमकुंड साहिब, जिसका कि ट्रैक करना पड़ता है। उत्तराखंड में ये स्थित है, जो हमारी यानी फ्लावर वैली है, फूलों की घाटी है, उसी के निकट ये एक तीर्थ स्थल है गुरु हेमकुंड साहिब, और उत्तराखंड में स्थित है। और इमेज के माध्यम से हम देखेंगे इसमें जो भी इसकी छत है ये उल्टे कमल के आकार में है। आप देख सकते हैं, एग्जैक्ट तो नहीं है बट सेम स्ट्रक्चर इसका लगता है कि जैसे किसी कमल के पुष्प को यहाँ पर उल्टा रख दिया गया हो, इस प्रकार से, यानी जो कमल का पुष्प होता है उसी का एक उल्टा रूप यहाँ पर दर्शाया गया है। तो यहाँ पर जो सही आंसर होगा वो होगा कमल के आकार में है, यानी छत एक उल्टे कमल के आकार में हेमकुंड साहिब की छत यहाँ पर
बनाई गई है। तो अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा पंजाब राज्य के संगीत का वोकल रूप है, यानी कव्वाली, गजल, भजन या टप्पा। तो यहाँ पर सही आंसर होगा टप्पा, जो कि एक शास्त्रीय गीत है, नृत्य भी पंजाब का इसे माना जाता है। तो टप्पा नृत्य या संगीत का वोकल रूप है, तो ये पंजाब से रिलेटेड है। तो ये हमारे इंपॉर्टेंट 10 क्वेश्चन थे आज के, और ये हमारा सेट नंबर 7 था, और इसकी PDF ऑलरेडी टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल है, वहाँ से आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हैं। और आप इसी तरीके से चैनल से जुड़े रहें। हम डेली बेसिस पर जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे आगामी SSC एग्जाम के रिगार्डिंग, वो यहाँ पर हम करते रहेंगे, और आप इसी तरीके से चैनल से जुड़े रहें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।